हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 का अम्ल, क्षारक और लवण। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अम्ल का रासायनिक गुणधर्म। आज हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में, क्षार का रासायनिक गुणधर्म और लवण किन्हें कहते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्षार के रासायनिक गुणधर्म से कि अगर उसकी क्रिया अगर हम अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है। तो क्षार के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म पढ़ेंगे अम्लों के साथ क्रिया, कि अगर अम्ल क्षार के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा। अम्लों के साथ क्रिया, तो सबसे पहले इसे लिख लेंगे कि सभी क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यही हमारी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, हमें इसी को बस याद रखना है कि होता क्या है कि सभी क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, हम अगर धातु ऑक्साइड, क्योंकि धातु ऑक्साइड भी क्षार के जैसा बिहेव करता है, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अगर किसी अम्ल से कराते HCl गिब्स, तो इसमें क्षार बनेगा, लवण बनेगा। तो लवण के साथ जल भी बनेगा, तो H2O तो बनेगा और उसके साथ लवण भी निकलेगा। तो लवण बनाने का सबसे आसान तरीका, अम्ल में से H हटा के, तो H हटाएंगे तो Cl बचेगा और Cl के जगह पे एक धातु जोड़ दीजिए CaCl2, और धातु हमारे पास यहाँ कैल्शियम है तो बन गया CaCl2 लवण है। अब रही बात बैलेंस करने की, तो यहाँ पे अगर हम 2 बढ़ा लेंगे तो ये रिएक्शन संतुलित हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, जैसे अगर हम NaOH की क्रिया सपोज दैट HNO3 से ही कराते हैं, तो यह अम्ल है और यह क्षार है, तो लवण बनेगा और जल बनेगा, H2O तो बनेगा। प्लस अभी बताए हैं कि अम्ल में से H हटाएंगे, H रिप्लेस होगा और उसके जगह पे, जहाँ से H रिप्लेस होगा उसके जगह पे धातु। तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्षार में धातु मिल जाएगा, और क्षार में धातु है Na, तो बन गया सोडियम नाइट्रेट। और जैसे अगर इनकी क्रिया कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है, अगर इनकी क्रिया H2SO4 से कराते हैं तो बन जाएगा H2O तो बनेगा, प्लस ये इनको रिप्लेस कर देगा, मतलब लवण बना लेगा, SO4 बचेगा क्योंकि H चला गया, और जहाँ से SO4 निकला है वहाँ पे कॉपर आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या इधर 2, इधर यहाँ पे 2, 4 है, तो बस हम यहाँ पे 2 बढ़ा लेंगे, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। जैसे अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बता रखे हैं कि NaH4OH एक दुर्बल क्षार है, लेकिन है तो क्षार ही। अगर इनकी क्रिया H2SO4 से कराया जाए तो अभी यहाँ पे H2O तो बनेगा और उसके साथ SO4 यहाँ है, और यहाँ पे NaH4 आ जाएगा और इसके बाहर लग जाएगा ट्वाइस, क्योंकि SO4 की संयोजकता होती है -2 और इसकी होती है 1, ऐसे क्रॉस कराएंगे। ये कक्षा 9th में हम पढ़ रखे हैं। इसका नाम है अमोनियम सल्फेट, और ये भी लवण है, ये भी लवण है और ये भी लवण है। और एक आध 2 एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे MgOH का ट्वाइस, अगर इनकी क्रिया HCl से कराएं तो क्या बनेगा, ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HNO3 से कराएं तो क्या बनेगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड की क्रिया HCl से कराएं तो क्या बनेगा। तो पहला क्षार है, दूसरा अम्ल, तो तीनों में एक चीज़ तो बनेगा कॉमन, H2O सब में निकलेगा, पहले वाले में भी H2O, दूसरे में भी H2O और तीसरे में भी, और उसके साथ लवण बनेगा। बस लवण अलग होगा, नाम अलग होगा, लेकिन होगा तीनों लवण। अब जैसे यहाँ से HCl है, तो HCl में से H चला गया तो Cl बचा,
और उसके जगह पे Mg जोड़ के यहाँ 2 लगा देंगे क्योंकि संयोजकता 2 होती है Mg की, तो बन गया MgCl2। ये लवण तैयार हो गया। उसी तरह ये यहाँ से H चला गया तो बच्चा HNO3। लवण बनाने का सबसे आसान तरीका है कि अम्ल में से H हटा दीजिए और उसके जगह पे जो यहाँ पे धातु दिख रहा है उसको जोड़ दीजिए, लवण तैयार हो गया। जैसे यहाँ पे Ca रख देंगे, लेकिन Ca की संयोजकता होती है 2 और NO3 की 1, तो बन जाएगा CaNO3 का ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट। उसी तरह यहाँ पे कॉपर है, यहाँ HCl है, HCl में से H चला गया तो Cl बचा और उसके जगह पे कॉपर जोड़ देंगे, लेकिन इसकी संयोजकता होती है 2, CuCl2 बन गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि क्षार की क्रिया अमोनियम लवणों के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। तो अमोनियम लवण से क्रिया होने पर क्षार लवण का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है और अमोनिया गैस भी साथ में बनाता है। जैसे अमोनियम लवण है NH4Cl, इसे हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं और इसका सामान्य नाम नौसादर भी है। अगर इनकी क्रिया हम क्षार से कराएं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, तो लवण तैयार होगा। तो लवण वैसे ही तैयार होगा जैसे अमोनियम क्लोराइड में से अमोनियम निकल गया तो Cl बचा और Cl के आगे Na जोड़ दिए तो NaCl, ये सोडियम क्लोराइड लवण है और उसके साथ 2 चीज़ हमेशा निकलेगी, लिख रखा H2O और NH3, अमोनिया गैस निकल जाएगी। अगला जैसे दूसरा अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं, ये भी अमोनियम लवण है और इनकी क्रिया करा लेते हैं बुझे हुए चूने के साथ, तो यहाँ भी लवण बनेगा। तो अमोनियम से अमोनियम निकाल लेंगे तो SO4 बचेगा और उसके जगह पे धातु जोड़ देंगे तो बन जाएगा CaSO4 और H2O तो निकलेगा और साथ में अमोनिया गैस भी निकलेगी। ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट की क्रिया अगर हम मान लेते हैं सपोज दैट MgOH के ट्वाइस से कराते हैं तो यहाँ पे बनेगा MgNO3 का ट्वाइस प्लस H2O और साथ में अमोनिया गैस भी रिलीज होगी। ये हुआ हमारा अमोनियम लवण के साथ क्रिया। लास्ट टॉपिक है क्षार धातु का। क्षार का धातुओं के साथ क्रिया कराएं तब क्या होगा। अगला टॉपिक है कि धातुओं के विलेय लवणों के साथ अभिक्रिया होगी अगर क्षार की तो क्या बनेगा। तो सीधे रिएक्शन पे आते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास FeCl3 है, यह धातु लवण का एक मतलब विलेय रूप है और इनकी क्रिया अगर क्षार से कराते हैं जैसे NaOH, तो यहाँ पे बनेगा अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब होता है जो नीचे तली में बैठ जाता है बनने के बाद, तो बनेगा क्षार बन जाएगा जो कि नीचे बैठ जाएगा और उसके साथ एक लवण तैयार होगा NaCl के रूप में। मतलब कह सकते हैं कि धातु लवण की क्रिया क्षार से होने पर धातु हाइड्रोक्साइड बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड और उसके साथ लवण बनता है। और ये जो धातु हाइड्रोक्साइड होता है यह अवक्षेप होता है। अवक्षेप का मतलब इसके बगल में अगर ऐसे एरो लगा है, इसका मतलब यह वेस्ट पार्ट है जो गंदगी के रूप में नीचे बैठ जाता है तली के, अगर घोलेंगे तो। दूसरा, अगर हम कॉपर क्लोराइड, ये भी जल में एक विलेय लवण है, यहाँ पे लिखा है कि धातुओं के विलेय लवण, ये भी लवण है और इनकी क्रिया अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो इसका भी एक अवक्षेप बनेगा। तो बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और इसके बगल में एरो ऐसे नीचे की तरफ और प्लस KCl बनेगा। ये भी अवक्षेप ही है। अगला टॉपिक है तीसरा, देख लेते हैं एक और।
जिंक क्लोराइड की क्रिया अगर हम दुर्बल क्षार NH4OH से करा दें तो यहाँ पे बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस और लवण तैयार होगा NH4Cl। इनके बगल में एरो नीचे की तरफ, क्योंकि यह अवक्षेप है। अवक्षेप को इंग्लिश में प्रेसिपिटेट बोला जाता है। प्रेसिपिटेट जो नीचे वेस्ट फॉर्म के रूप में घोलने पर तली में बैठ जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि लवण के बारे में। लवण की परिभाषा होती क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। लवण की परिभाषा है कि किसी अम्ल से H+ आयनों के पूर्ण विस्थापन से बने यौगिक को लवण या सामान्य लवण कहते हैं। अभी हम पीछे पढ़ते आ रहे थे, जैसे HCl है, यह अम्ल है। अम्ल में से H हटा दीजिए तो H रिप्लेस हो गया, मतलब विस्थापित हो गया, और उसके जगह पे अगर अन्य कोई धातु जोड़ दे तो लवण तैयार हो जाएगा। तो लवण बनाने का सबसे आसान तरीका है कि अम्ल में से हाइड्रोजन को पूर्णतः विस्थापित करके उसके जगह पे धातु जोड़ देंगे तो लवण तैयार हो जाएगा। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामान्य लवण, ये हमारा लवण ही सामान्य लवण में आता है। और भी हैं, जैसे दूसरा हो गया, पहला सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में कौन कौन से आते हैं, जैसे हो गया सोडियम बाईसल्फेट NaHSO4 या NaHPO4, जैसे NaH2PO4। इसका नाम है पहले वाले का सोडियम बाईसल्फेट, या बाई को हम हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। दूसरे वाले का नाम है मोनोसोडियम फास्फेट। मोनोसोडियम फास्फेट, यह अम्लीय लवण में आता है। तीसरा कंपाउंड है, जैसे एक और है Na2HPO4। इसका नाम है सोडियम फास्फेट। सोडियम फास्फेट, ये तीनों के तीनों अम्लीय लवण के एग्जाम्पल हैं। जैसे और भी हैं, तीसरा हमारे पास है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण में जैसे कॉपर हाइड्रोक्सी क्लोराइड CaOHCl, ये हो गया। नेक्स्ट है मिश्रित लवण। ये सिर्फ हमें जानकारी के लिए पढ़ना, ये पूछता नहीं है, लेकिन इसमें से सिर्फ डबल सॉल्ट का नाम और सूत्र पूछ देता है। जैसे मिश्रित लवण में क्या हो गया, इसमें दो दो धातुएं रहेंगी, जैसे Na और SO4। इसमें ध्यान से देखेंगे तो दो दो धातु है। इसका नाम है सोडियम पोटेशियम सल्फेट। सोडियम भी है, पोटेशियम भी है और सल्फेट लगा हुआ है। दूसरा Na2KSO4, इसका नाम है डाई सोडियम पोटेशियम या डाई सोडियम, यहाँ पे यस के जगह पी रहेगा। डाई सोडियम पोटेशियम फास्फेट हो जाएगा अब, क्योंकि PO4 को फास्फेट कहा जाता है। जैसे एक और है Ca, और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं CaOCl और Cl। ऐसे हम इस तरह भी लिख सकते थे CaOCl2, और हमको पता है ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, जिसे हम विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं।
तो इसे बोल सकते हैं कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, नाम इसका है कैल्शियम क्लोरो, ओ को अगर बीच में लगा होता तो उसे हाइपो बोलते हैं, नॉट क्लोराइड, क्लोराइट, ये इसका नाम है। इसे ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूड़ के नाम से भी जानते हैं, जो नालियों या कुआं में छोड़ने के लिए काम आता है, कीटाणुओं को मारने के लिए। इसके बनाने की विधि और उपयोग इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे लास्ट में। अगला टॉपिक हमारे पास उसी में द्विक लवण, जिसे हम डबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ये वाला टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके फार्मूला और इसके नाम पूछे जाते हैं। जैसे पहला है फिटकरी और दूसरा है मोहर लवण। इसका नाम है, इसका सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24 H2O। ये फिटकरी का सूत्र है और इसे हम पोटास एलम के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, यह एक डबल सॉल्ट है फिटकरी। दूसरा जो मोहर सॉल्ट है या मोहर लवण जिसे कहते हैं, इसका सूत्र है FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इसका रासायनिक नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। और फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटास एलम। इसका सूत्र है फिटकरी का, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगला टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। यह अभिक्रिया, जैसे हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ रखे हैं, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, तथा इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। तो इसे लिखेंगे कि किसी अम्ल एवं क्षार के संयोग से लवण तथा जल बनने की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे सबसे आसान एग्जाम्पल इसका है, और इसमें एक चीज़ और जोड़ा जा सकता है, तथा इस अभिक्रिया से उत्सर्जित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। जैसे यदि हम किसी क्षार की क्रिया NaOH की क्रिया HCl से कराएं तो लवण बनेगा, NaCl बनेगा और H2O बनेगा, और इसके साथ हीट भी रिलीज होगा, जिसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। और यह पूरा प्रोसेस उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाते हैं। यहाँ पे NaCl होगा, NaCl। जैसे और भी एग्जाम्पल हैं, अगर किसी और क्षार की जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड की क्रिया अगर हम H2SO4 से कराते हैं तो बनेगा कॉपर सल्फेट, लवण बनेगा,
और जल बनेगा और इसके साथ ऊष्मा भी निकलेगा। ये अभिक्रिया भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जैसे किसी दुर्बल क्षार की क्रिया NH4OH, यह एक दुर्बल क्षार है। इनकी क्रिया अगर HNO3 से कराते हैं तो यहाँ पे भी NH4 NO3 बनेगा, H2O बनेगा और ऊष्मा निकलेगा। यह अभिक्रिया भी उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। जैसे हमने शुरू क्लास में पढ़ा था क्षार और क्षारक के बारे में, उसे हम एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे कि जितने भी क्षारक होते हैं वह जल में घुलनशील नहीं होते, तो लिख सकते हैं कि सभी क्षारक, याद रखिएगा ये लास्ट पॉइंट है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, घुलनशील नहीं होते हैं। ये हो गया। और लिख सकते हैं कि जल में घुलनशील क्षारक जितने भी होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। याद रखिएगा, जितने भी क्षारक हैं सब जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन जो घुलनशील होते हैं सिर्फ उन्हीं को क्षार कहते हैं। और दूसरी बात यह कि जल की उपस्थिति में जो क्षारक होता है वही OH- उत्पन्न कराता है, न कि क्षार। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जितने भी क्षारक होते हैं सभी के सभी घुलनशील नहीं होते, और जो जल में घुल जाते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। आगे सभी क्षार क्षारक होते हैं, तो ये लिख सकते हैं सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये बात क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, इसका मतलब जितने भी क्षारक हैं उसमें से सभी नहीं होते, जो होते हैं वही क्षार कहलाते हैं। इसका मतलब कुछ क्षारक जो है वो क्षार की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका मतलब जितने भी क्षार हुए सब क्षारक ही थे पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं कि जितने क्षार हैं वो क्षारक ही हों। तो लिखा इसीलिए कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सभी क्षारक जल में घुलनशील कहाँ होते हैं, और जब पूरे घुलनशील होते तब लिखते यहाँ पे कि सभी क्षारक क्षार होते हैं। इसीलिए यहाँ पे बस ये लिखा गया है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। पॉइंट नंबर 2 है जो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में है, वह जल से है, जल तथा अम्ल से। मतलब इसका, जैसे सपोज दैट मान के चलिए हमारे पास एक पात्र में अम्ल रखा गया है यहाँ पे, और दूसरे पात्र में जल रखा गया है। यह अम्ल है, यह जल है। यहाँ ऊपर से इसमें अम्ल में जल गिरा रहे हैं, यहाँ ऊपर से इसमें जल में अम्ल गिरा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सावधानी बरतनी है कि कभी भी अम्ल में हमेशा यहाँ पे जल नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि यह अभिक्रिया अगर हम अम्ल में जल मिलाएं तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अम्ल उछलकर शरीर पर आ सकता है जिससे हानियां हो सकती हैं। तो हमेशा सावधानी बरतें, कभी भी जब जल और अम्ल को मिलाएं तो हमेशा जल में ही अम्ल को डालें, न कि अम्ल में जल को डालें।
अगर ये वाली क्रिया होती है, अगर किसी पात्र में अम्ल रखा है और उसमें हम जल मिलाते हैं तो यह उछलकर अम्ल बाहर आ जाएगा और शरीर पे पड़ेगा तो छाले पड़ जाएंगे। इसीलिए हमेशा कभी भी अम्ल और जल को मिलाते समय सावधानी यह बरतनी है कि जल में ही बूंद बूंद करके अम्ल मिलाएं, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने की वजह से अगर ये उल्टा करेंगे, अम्ल में जल मिलाएंगे तो अम्ल उछलकर पात्र से बाहर आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर पात्र कांच का है तो कांच टूट भी सकता है, क्योंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो देखते हैं कि जल को अम्ल में डालने से क्या होता है। तो जो मिश्रण है, जल और अम्ल का मिश्रण उछलकर बाहर आ सकता है, बाहर आ सकता है। बाहर आ सकता है मतलब अगर शरीर पे पड़ जाएगा तो शरीर जल जाएगा, या अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होने के कारण, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होने के कारण, ऊष्माक्षेपी होने के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। टूट जाएगा कांच का पात्र तो सारा अम्ल बाहर आ जाएगा और अम्ल बाहर आने से दुर्घटना घटित हो सकती है। तो यह प्रोसेस जो है, यह प्रोसेस हमें नहीं करना है, क्योंकि यह प्रोसेस बहुत ही खतरनाक है। कभी भी जल को अम्ल में नहीं डालना है, हमेशा जब भी करना है जल में अम्ल को डालना है, और वो भी बूंद बूंद करके और थोड़ा हिलाते हुए। तो बच्चों, इस क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। अगले क्लास में देखेंगे पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व, और धामन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, वह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।